हेलो गाइस। तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है हमारे नया लेक्चर आपका सोम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे नया टॉपिक जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस यानी लॉ हम डिस्कस करेंगे और डाल्टन्स थ्योरी और एवोगैड्रोस लॉ का उसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो नोट कॉपी निकाल लीजिए। स्टार्ट करें। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। नया लेक्चर, नया टॉपिक है ना। तो हमारा नया टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हम क्या करते हैं ना, बस एक एटम का एक आइडिया हमको मिलता है इस थ्योरी में। ठीक है, कि एटम क्या होता है, एटम का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो हमारा जॉन डाल्टन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किए थे, एक थ्योरी दिए थे जिसका नाम पड़ गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वैसे आप 9th-10th में पढ़े होंगे, तो वही वाला कहानी है यहाँ पर भी। तो डाल्टन एक्चुअल इसका पूरा नाम होता है क्या ना, जॉन डाल्टन। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हेडिंग डालें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो एक एटम का थ्योरी दिए जॉन डाल्टन ने। ठीक है, अब बात करते हैं एटम का थ्योरी। तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि जो आपका जो एटम होता है वो आपको बहुत ही छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल होता है। तो सबसे पहले तो मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा। तो क्या बोला कि जॉन डाल्टन ने क्या बोला ना, फर्स्ट तो ये बोला कि जो आपका मैटर होता है वो मैटर, ध्यान सुनना, जो आपका मैटर होता है वो आपका एक स्मॉलेस्ट बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल से बना रहता है। जैसे मैं बात करूं, अगर ये घर मेरा रूम है तो कैसे बना है, ये एक छोटा छोटा ईंट से बना है। ठीक उसी प्रकार मैटर छोटा छोटा पार्टिकल्स जिसका नाम पड़ गया एटम से बना होता है। समझ में आ रहा है। तो यानी जॉन डाल्टन ने बोला कि जो मैटर होता है, ध्यान से सुनना, जो आपका जो मैटर होता है, जो आपका मैटर होता है ना, मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली, भाई बहुत छोटा है ना, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से बना रहता है। भाई पूरा अच्छे से नोट करना, बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका नाम पड़ गया, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो सबको हम एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम्स। ठीक है, क्या समझ में आए? जो आपका मैटर होता है बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना रहता है मैटर, तो उसका नाम दे दिया गया, वो जो छोटा पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट ये बोला कि आपका जो एटम होता है, अगर कोई एक एलिमेंट का उसका जो एटम होगा, उसका जितना भी एटम होगा, उसका नेचर यानी उसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा, है ना, वो आइडेंटिकल होता है। तो क्या लिखोगे कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ध्यान सुनना, कि बोल रहा है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट मतलब एक सेम एलिमेंट, कोई सब्सटेंस है उसका एक एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट, जैसे मान लो गोल्ड है तो गोल्ड, या तो फिर मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी, सेम रहेगा। अगर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का उसका एटम्स अगर सेम, मतलब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब उसका सब प्रॉपर्टी सेम होता है। लाइक जैसे तुम आपका शेप हो गया, एटम का शेप हो गया और साइज हो गया। ठीक है, साइज हो गया और उसका मास हो गया, तो ये बराबर होगा। क्या समझ में आया कि सेम एलिमेंट का जितना भी एटम होगा वो सब आपका आइडेंटिकल होगा, यानी एटम का शेप, साइज और मास इक्वल होगा। समझ में आ गया। तीसरा तो आपका जॉन डाल्टन ने, मतलब जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, वो भी एक्सप्लेन किया है डाल्टन ने। तो हम लिखेंगे जॉन डाल्टन एक्सप्लेन्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये भी भाई जॉन डाल्टन ने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनना। तीसरा पॉइंट,
जो आपका एटम्स होता है, ध्यान सुनना, जो आपका एटम्स होता है, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स combined टू, ध्यान सुना, combined टू फॉर्म ए कंपाउंड एटम, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो यहीं से कहानी आ गया मॉलिक्यूल। वैसे आगे आपका एवोगाड्रो मॉलिक्यूल का पूरा कहानी बताएगा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अगर सेम या तो फिर डिफरेंट एलिमेंट का एटम कंबाइन होके क्या बनता है ना, कंपाउंड बनता है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन कर गया तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं भाई, ठीक, उसी प्रकार, ठीक है। तो ये बोला है कि सेम और डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स अगर आपस में कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एटम, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बोला कि एटम जो होता है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और वो आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम जितने में हम केमिकल सब पढ़ते हैं ना, रिएक्शन वगैरह पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, तो सो वहां पर भी एटम्स का रोल होता है। वहां पर एटम्स होगा तब रिएक्शन होता है ना। तो ध्यान से सुनना कि जो आपका एटम्स होता है वो आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, बहुत छोटा, स्मॉलेस्ट, पहला पॉइंट मैं बताया हूं ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट टेक्स, ध्यान सुना, दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल जितना भी आपका रासायनिक जो प्रतिक्रिया है वहां पर केमिकल रिएक्शन सब में क्या होता है? पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन। बहुत इजी है, ठीक है। चलिए इतना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 तो पॉइंट हो गया। चलिए और एक तो पॉइंट में लिख देता हूं। नेक्स्ट डाल्टन ने बोला, ये जॉन डाल्टन ने 1808 में बोला था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोला कि जो आपका एटम है, एटम को आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। एटम को आप तोड़ नहीं सकते कि एटम को बना नहीं सकते, है ना। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम पढ़े थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ट्रांसफर मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भाई आपका जो एटम होता है, एटम को ना तो आप बना सकते हो ना उसको बिगाड़ सकते हो, यानी तोड़ सकते हो। यानी एटम, ध्यान सुना, एटम्स कैन नाइदर क्रिएट नॉट डेस्ट्रॉयड। इसको आप कुछ डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा वही होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, एटम को जो डाल्टन ने एज्यूम किया वो एक स्फेरिकल शेप का, मतलब एक राउंड शेप को, मतलब राउंड शेप का एटम होता है, वो भी एज्यूम किए हैं। तो बाद में हम आएगा, छोड़ो उसको, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे सब, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कहानी समझ में आ गया। तो ये होता है, आपको इतना पॉइंट लिखोगे अगर आपको बोर्ड में पूछ लिया तो, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखेंगे एवोगाद्रोस लॉ क्या होता है, फटाफट इसका आप नोट्स बना लें। तो अब देखेंगे हम एवोगाद्रोस लॉ, यानी हाइपोथेसिस जिसको हम कहते हैं, क्या है, ठीक है। ये तो जॉन डाल्टन ने बता दिया कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके पूरा ये कहानी बता दिया पूरा एटम का, ठीक है। अब दूसरे जो साइंटिस्ट आए एवोगाड्रोस, जैसे एवोगाड्रोस के, ठीक है, मतलब जॉन डाल्टन ये एक्सपेरिमेंट किए एटम के बारे में। फिर और एक तो साइंटिस्ट आए, है ना, इसका नाम है बर्नोलियस, ठीक है, इसका नाम है बर्नोलियस। तो बर्नोलियस आए और गे-लुसाक लॉ और ये जो जॉन डाल्टन का थ्योरी, ये दोनों को कंबाइन करके एक नया परिकल्पना की है, परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस निकाली। तो भाई वो क्या होता है देखेंगे। तो हेडिंग डाल लें तो आपको पता चलेगा कि एवोगाद्रोस लॉ क्यों आया, और ठीक है, ये सब कहानी आपको समझ में आएगा। तो लिखें एवोगाद्रोस लॉ, ठीक है, एवोगाद्रोस लॉ, और एवोगैड्रो कहो, एवोगाद्रोस
गैद्रोज लॉ, ठीक है। लॉ कहो या तो फिर हाइपोथेसिस कहो या तो फिर प्रिंसिपल कहो। हाइपोथेसिस, एवोगैद्रोस हाइपोथेसिस और एवोगैद्रोस लॉ कहो, ठीक है। तो एवोगैड्रोस इसको बोलते हो। एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है तो हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि एवोगैड्रोस लॉ क्यों आया, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। तो हम इससे पहले मैं थोड़ा कहानी आपको याद दिला देता हूं। गे लुसाक ने क्या बोला था, हम गे लुसाक पढ़े थे। गे लुसाक लॉ में क्या पढ़े थे कि हम पढ़े थे कि जो आपका गैसेस होता है, गैसेस कॉम्बाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो बाय वॉल्यूम। यानी मैं बताया था कि गैसेस जो होते हैं, गैसेस आपस में, गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में, मॉलिक्यूल्स तो ना गैसेस कह सकते हैं, गैसेस, अब मॉलिक्यूल कहानी अब आएगा, गैसेस कंबाइन करके एक फिक्स्ड रेशियो वॉल्यूम में रहते हैं। यानी क्या बोला मैं, गेल उसका क्या बोला है ना, जो आपका गैसेस होता है, जो आपका गैसेस होता है वो कंबाइन करते हैं आपस में, है ना, कंबाइन टुगेदर, वैसे नहीं लिखना चाहिए, मैं याद दिला देता हूँ। कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड बनाते हैं बाय फिक्स्ड रेशियो बाय वॉल्यूम। मैं ये कुछ बताया था आपको पिछले के लेक्चर में। यानी गैसेस कंबाइन करके एक फिक्स्ड रेशियो वॉल्यूम बनाते हैं, ठीक है, ये बोला था। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, तो हम डाल्टन में अब क्या पढ़े, डाल्टन्स में एक पॉइंट पढ़े, आपको याद होगा, अभी मैं बताया। डाल्टन्स ये बोलता है कि जो आपका एलिमेंट्स कंबाइन करके, एलिमेंट्स कंबाइन यानी एटम्स का जो एलिमेंट्स कंबाइन करके, कंबाइन टुगेदर क्या बनाते हैं भाई, एक कंपाउंड बनाते हैं, एक कंपाउंड जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हो, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में, बाय फिक्स्ड रेशियो, होल रेशियो लिख दो, होल रेशियो में, ठीक है। तो ये दोनों को कंबाइन करके, ये दो ठो, एक तो गे लुसाक और एक डाल्टन थ्योरी, ये दोनों को कोरिलेट करके, यानी पूरा दोनों का एक निचोड़ निकाले हैं आपका नया साइंटिस्ट, कि ये दोनों को मिला के कोरिलेट करके एक हाइपोथेसिस निकाले एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है क्या, बर्जेलियस हाइपोथेसिस पड़ गया, बर्जेलियस। ध्यान सुनना, नया साइंटिस्ट आया बर्जेलियस हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना की, कल्पना की हाइपोथेसिस। वैसे तो बहुत कुछ मेहनत किए होंगे, हाइपोथेसिस, तभी तो इसके आगे आएगा आपका एवोगाड्रो, क्योंकि एवोगाड्रो ने थोड़ा बहुत इसका चेंजेस किया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बस चेंजेस किया है। बस ये एवोगाड्रो ने ये समझाया कि एटम, जो आपका बर्जेलियस थे ना साइंटिस्ट, उनको ना एटम और मॉलिक्यूल का सही जानकारी नहीं था। वो जो बर्जेलियस थे आपका डाल्टन के खिलाफ जा रहे थे, यानी डाल्टन का जो लॉ दिए थे वो तो वैलिड था, लेकिन उसका अगेंस्ट में जा रहा था आपका बर्जेलियस का कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए बर्जेलियस बाद में रिजेक्ट हो गया। देन आया आपका नया साइंटिस्ट, जो कि इटालियन साइंटिस्ट, जिसका नाम है आपका क्या, एवोगाड्रो, ठीक है। अब नहीं स्टार्ट हुआ एवोगाड्रो, मैं पहले आपको पहला का याद दिला देता हूँ कि एवोगाड्रो लॉ क्यों आया, कैसे आया। तो बर्जेलियस ये बोला, ध्यान सुनना, कौन आया, बर्जेलियस हाइपोथेसिस। और बर्जेलियस हाइपोथेसिस ये बोला, मतलब बर्जेलियस ने ये कहा कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, ध्यान सुनना क्या बोला, कि इक्वल, ये सेंटेंस एक बनाया, इक्वल वॉल्यूम्स, ध्यान सुनना, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, जितने भी गैसेस हैं, अगर उन सब का इक्वल वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन में, अंडर सिमिलर और सेम लिख सकते हो, अंडर सिमिलर कंडीशन, ध्यान सुनना, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी प्रेशर और
टेम्परेचर, दोनों का वॉल्यूम का अगर कांस्टेंट है, दोनों का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ध्यान से सुनना, कॉन्टेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अब भाई ये एटम बोल दिया ना, ये वर्ड वजह से ये रिजेक्ट हो गया भाई। अब मैं बताऊंगा कैसे। क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास बहुत सारे गैसेस है और वो गैसेस इक्वल वॉल्यूम है, मान लो एक का 1 ml है, एक का 1 ml है, जितना भी वॉल्यूम है भाई, और दो अगर कंबाइन करते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं बताऊंगा अब, चलो कहानी। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्टेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब सीधा सीधा ये बोल रहा है कि देखो, अब आपको समझ में आएगा कि मान लो बहुत सारे आप गैसेस ले जिसका कि वॉल्यूम पूरा सेम है, वॉल्यूम पूरा सेम है, ये मतलब मान लो एक वॉल्यूम है और ये एक वॉल्यूम है, दो ठो में गैस लिया हूँ, 1 वॉल्यूम है। तो सिंपल ये बोल रहा है कि ये वॉल्यूम में, ध्यान सुना, ये वॉल्यूम में दोनों का तो वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, और ये दोनों का जो कंडीशन है वो भी सेम है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का क्या है, बराबर है, दोनों का सिस्टम का टेम्परेचर प्रेशर बराबर है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, कांस्टेंट सिमिलर है दोनों का। तो ये बोल रहा है कि अगर दो इक्वल वॉल्यूम है आपके पास और वहां पर गैस रखा गया है तो दोनों का नंबर ऑफ एटम सेम होगा बोल रहा है। यानी एक वॉल्यूम तो सेम है, ये भी एक वॉल्यूम, ये भी एक वॉल्यूम, तो ये बोल रहा है कि यहां पर जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, यहां पर जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा ये इसके साथ बराबर होगा, ये वॉल्यूम के साथ। मान लो यहां पर 20 टू एटम्स है तो यहां पर भी 20 टू होगा बोल रहे अंडर सिमिलर कंडीशन भाई, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा दोनों में, है ना, सेम होगा। यहां पर टेम्परेचर जितना है यहां पर भी टेम्परेचर उतना, यहां पर प्रेशर जितना है यहां पर प्रेशर उतना। ठीक है, तो ये कंडीशन में बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम दोनों का सेम होगा बोल रहे। तो ये उनको आइडिया नहीं था कि एटम जो होता है गैस में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं ना। अब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो क्लियर में आपको समझ में आएगा। जैसे एक्सपेरिमेंट में किया लैब में, तो मुझे पता चला कि जब मैं हाइड्रोजन के साथ, ध्यान सुना, जो किताब में सबको यही बताते हैं एग्जांपल, हाइड्रोजन के साथ में एक क्लोरीन ले गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला के मुझे मिला, दोनों को मिला दिया तो मुझे मिला हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या मिला, हाइड्रोजन क्लोराइड मिला, हाइड्रोजन क्लोराइड मुझे मिला बाय द एक्सपेरिमेंट, क्लोराइड। ये एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चला। ठीक है, लैब में के एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चला। तो पहले तो गेल-लुसाक ने क्या बोला कि अगर हाइड्रोजन भी गैस ये भी गैस, तो इक्वल अगर आपके पास वॉल्यूम है दोनों का, अगर इक्वल वॉल्यूम है, मान लो इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 वॉल्यूम आएगा। ठीक है, 2 वॉल्यूम आएगा, अकॉर्डिंग टू गेल-लुसाक। ये गेल-लुसाक भाई ने बोल दिया, गेल-लुसाक जी ने बता दिया। अब देखना, अब बर्जलियस के अनुसार बोल रहा है कि ये दो गैस है, तो बर्जलियस के अनुसार ये बोल रहा है कि सिमिलर कंडीशन में दोनों का नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है। तो मान लेते हैं यहां पर n आपका क्या है, n एटम्स है, क्या है, n एटम्स, और ये भी n एटम्स है। पहला गैस में, मतलब पहला में n एटम्स है, पहला वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम में भी n है, यहां पर n होगा तो यहां पर भी n होगा, तो दोनों को मिलाऊंगा तो मुझे मिलेगा 2n, क्या मिला, 2n एटम कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, 2n एटम कंपाउंड। अगर देखो 2n एटम कंपाउंड मतलब समझना कि 2n एटम कंपाउंड मतलब समझना कि 2 वहां पर आपको कंपाउंड मिल रहे हैं। वैसे ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड, ध्यान सुनना, H2 हम लेते हैं, इस प्रकार लेते हैं, हाफ H2 और हाफ Cl2 लेते हैं, तो दोनों को मिलाएंगे, सॉरी H2 और Cl2 लेते हैं, तो दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2HCl मिलेगा। कुछ इस प्रकार हो रहा है भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड इस प्रकार मिलता है। तो यहां पर कितना है भाई, 2 है ना, 2 मॉलिक्यूल आ गया, लेकिन हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है। ध्यान सुन, हमको 1 HCl चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये 2n सब में डिवाइड कर दूंगा, है ना, मतलब ये 2 को हटाऊंगा तो क्या करूंगा, 2n को सब में डिवाइड कर दूंगा। अगर 1 HCl चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका हाफ n हो जाएगा। ठीक है,
हाफ H2 यानी हाफ N हो जाएगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, हाफ एटम हो जाएगा और हाफ एटम लिख दो, 2n डिवाइड करो तो हाफ बचेगा ना, हाफ एटम हो जाएगा हाइड्रोजन का, और इसका हाफ एटम हो जाएगा। तो हाफ हाफ मिलके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। हाफ हाफ मतलब N मिलेगा, N कंपाउंड एटम मिल जाएगा, N कंपाउंड एटम। अब तो यहाँ पर कहानी समझो। तो उसका लॉजिक के अनुसार भाई बर्जिलियस ने ये बताया, बर्जिलियस है, बर्जिलियस हाइपोथेसिस। तो बर्जिलियस हाइपोथेसिस ये बोल रहा है कि अगर सेम वॉल्यूम है अंडर सिमिलर कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर, देन यहाँ पर जितना एटम होगा यहाँ पर भी इतना एटम होगा। अगर मैं, ठीक है आपका लॉजिक ठीक है, मैं बोल दिया, अगर हाफ एटम ले जाऊंगा, इसका हाफ एटम ले जाऊंगा तो N कंपाउंड एटम तो बनना चाहिए, यानी N नंबर, N मतलब कंपाउंड एटम मतलब NaCl बनेगा, ठीक है। लेकिन ये लॉजिक के अनुसार ये जो हाफ एटम लिखे बर्जिलियस भाई ने, बर्जिलियस जी ने, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एटम जो होता है इंडिविजिबल होता है, डाल्टन ने बोल दिया था, ये मैं पॉइंट छोड़ दिया ना, हाँ एटम इंडिविजिबल होता है, एक सिंगल होता है, इंडिविजुअल, उसको आप फर्दर डिस्ट्रॉय नहीं कर, तोड़ नहीं सकते, मैं भूल गया, सॉरी। याद रखना कि एटम को आप तोड़ नहीं सकते, बस मैं बता दिया, एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बता दिया, बस ये पॉइंट छोड़ दिया कि एटम जो होता है आपका इंडिविजिबल होता है, यानी एक इंडिविजुअल होता है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, मतलब सिंगल पीस है ना, उसका आधा नहीं कर सकते, एटम पूरा का पूरा होता है। तो बर्जिलियस के अनुसार तो हाफ एटम मिलके एक मतलब N मिलना चाहिए। तो इसी वजह से बर्जिलियस रिजेक्ट हो गया, बर्जिलियस रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि एटम क्या होता है। लेकिन जॉन डाल्टन बोला था कि एटम जो होता है इंडिविजिबल होता है, इंडिविजिबल, ध्यान से सुनना। अब मतलब जॉन डाल्टन ने बोल दिया कि जो आपका जो एटम्स होता है वो आपका इंडिविजिबल होता है, इंडिविजिबल है ना, जिसको कि आप कैन नॉट डेस्ट्रॉयड, यानी कैन नॉट डेस्ट्रॉय, जिसको आप डेस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हो। तो लेकिन बर्जिलियस के अनुसार तो हाफ एटम तो N मिलना चाहिए, लेकिन इसी वजह से ये रिजेक्ट हो गया, ठीक, इसी वजह से रिजेक्ट हो गया कौन, बर्जिलियस ने। तो एक नया साइंटिस्ट फिर आया, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि जो आपका एटम और मॉलिक्यूल के बीच का अंतर क्या होता है, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है उनको आइडिया नहीं था, ठीक है। तो अब ये जो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नया साइंटिस्ट आया, इटालियन केमिस्ट आए, जिसका नाम है एवोगाड्रोस। तो अभी आए एवोगाड्रोस का एंट्री हुआ है ना। चलिए एवोगाड्रो का एंट्री हुआ, तो एवोगाड्रोस पहले तो बताए कि भाई आप जो बर्जिलियस थे उनको बोले कि आपको आइडिया नहीं कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है। अब जब आप गैस का रिएक्शन देखते हैं तो वहाँ पर एटम होता है ना मॉलिक्यूल होता है, उनको आइडिया नहीं था वो उसके बारे में। तो अब हम बात करेंगे एवोगाड्रोस क्या बोले। तो एवोगाड्रोस का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था, ठीक है। तो एवोगाड्रोस ये बोले कि आपको एटम और मॉलिक्यूल का आइडिया नहीं था, मतलब अब यहाँ पर जो बोले आप बर्जिलियस ने कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब अगर सेम वॉल्यूम है तो एक वॉल्यूम में जितना एटम्स होगा एक वॉल्यूम में उतना होगा। तो उसका लॉजिक के अनुसार अगर हाफ एटम देखें तो आपका क्या हो जाएगा, एन कंपाउंड एटम हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन एटम को तो आप हाफ नहीं कर सकते, तो ये इसी वजह से रिजेक्ट हो गया, क्योंकि एटम का आधा हो जा रहा था, जो कि जॉन डाल्टन का थ्योरी के अगेंस्ट में जा रहा था, ठीक है। तो रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा साइंटिस्ट ने आया एवोगाड्रोस, बोला कि पहले सर जी पहले आप एटम का मतलब समझ लो और मॉलिक्यूल का मतलब समझ लो, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। वैसे ठीक था, बर्जिलियस भी कुछ हद तक ठीक किए थे, ठीक है। अब एटम का मतलब ये बोला कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और ये टेक्स, ध्यान से सुना ये पॉइंट, टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन यानी जितने भी आपका केमिकल रिएक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये
इंडिपेंडेंट, ध्यान सुनना, ये मे और, ध्यान सुनना मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी आपका जो एनवायरमेंट में आपका एटम मे और मे नॉट बी एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्ट कर सकता है या तो नहीं कर सकता है ना, मतलब एनवायरमेंट में वो रह सकता है, नहीं तो नहीं भी रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है या तो फिर नहीं कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। क्या बोला, एटम जो होता है बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, रिएक्शन सब में मौजूद होता है एटम्स, और वो एटम्स आपका मे और मे नॉट बी एग्जिस्टेंस, मतलब एग्जिस्टेंस हो सकता भी है, नहीं भी है ना, मतलब एनवायरमेंट अगर छोड़ दोगे तो अगर वो स्टेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा गया, एटम कहा गया। अब मॉलिक्यूल, जैसे आप एग्जांपल है ना भाई, जितना भी आप एटम पढ़ते थे, H हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब जानते हो आप, है ना, Ag हो गया, बहुत सारा। जैसे मान लो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 जो कि स्टेबल है, नोबेल गैस है, तो ये भी आपका स्टेबल, ये तो पूरा स्टेबल है ना, ये स्टेबल नहीं होता भाई, क्योंकि हमको H जगह पर H2 लाना पड़ता है ना, तब जाके स्टेबल होता है, तो एग्जिस्ट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, ये सिंपल होता है एटम। वैसे H2 को आप एटम भी कह सकते हो, आर्गन एटसेट्रा, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ध्यान सुनना, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लिख देना एलिमेंट, ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, ध्यान सुना, एलिमेंट और कंपाउंड होता है, जो भी है ना, और ये कैन बी एग्जिस्टेंस, और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, मतलब स्वतंत्र रूप में आपका एनवायरनमेंट में रह सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कैन बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, भाई ये एनवायरनमेंट छोड़ दोगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये रह सकता है, पूरा स्टेबल होता है। जैसे एग्जांपल मॉलिक्यूल, वैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, सबको आप मॉलिक्यूल बोल देते हो। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है ना, एक से अगर ज़्यादा एटम जुड़ा हुआ है, एक से अगर ज़्यादा एटम्स है, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स कह दो, है ना, एक ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोल देंगे, ग्रुप ऑफ एलिमेंट भी कहो तो उसको हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल बोल देंगे, कोई भी लो भाई, लेकिन एक तो सिंगल पीस मत लेना। H2Cl2 है, बहुत है, ठीक है, ये सब HCl H2SO पर जो भी सब मॉलिक्यूल है। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट दिया आपका एवोगाद्रोज ने, वैसे उसका लॉ नहीं आया है, पहले तो बताया कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, अब बताया एवोगाद्रोज लॉ, जो कि आपका डाल्टन्स थ्योरी और गे-लुसाक थ्योरी दोनों को कंबाइन करके एक अच्छा थ्योरी बनाया। बस ये चेंज किया कि जो आपका जो बर्जेलियस थे वो एटम्स का वर्ड यूज करते थे, लेकिन एवोगाड्रोस ने एटम्स के जगह पर बस एक वर्ड लगा दिया, मॉलिक्यूल्स। क्या लगा दिया, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनको पता था कि गैस में, ध्यान से सुनना, जो एटम था ना, एटम आपका गैस में एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान सुनना, जो आपका जो एटम होता है वो आपका इन गैस में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी डू नॉट एग्जिस्ट, गैस में एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन करता है, ओनली मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू एवोगाद्रोस, ठीक है। तो एवोगाद्रोस ने ये बोला कि, ध्यान सुना, इक्वल, बस वही सेंटेंस रहेगा उसका स्टेटमेंट, बस जो एटम्स के जगह पर मॉलिक्यूल्स बैठ जाएगा, यानी इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, दो गैसेस से ज्यादा गैसेस कंबाइन कर सकते हो, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर, कंबाइन लिखो, कंबाइन अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन, ध्यान सुनना,
contain इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ये भाई बताया कौन, क्या, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो बर्जिलियस ने ये कहा कि अगर गैसेस है और वो जितना भी मतलब ऑल गैसेस अगर आप कंबाइन करते हो, अगर इक्वल वॉल्यूम है, सब गैसेस का वॉल्यूम अगर इक्वल है तो वहां पर सब वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होगा अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस। एवोगाड्रोस बोला कि नहीं, आप गैस में एटम्स नहीं कह सकते, मतलब गैस में एटम्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कौन करता है, मॉलिक्यूल करता है। तो वही बोला कि बस आप एटम की जगह पर मॉलिक्यूल लिख दो तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, तो कुछ रॉन्ग नहीं होगा, है ना, एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा कि थ्योरेटिकल नहीं होगा। तो बोला, तो देखो क्या बोला, ध्यान सुना, पहले आपके पास बहुत सारे गैसेस है भाई, मैं 2 ठो ले रहा हूँ, ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम अगर इक्वल है, इसका भी 1 वॉल्यूम, इसका भी 1 वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो बोल रहा है कि अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो अंडर सिमिलर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का भाई सेम है, तो यहाँ पर जितना ठो मॉलिक्यूल होगा वहाँ पर भी उतना ठो मॉलिक्यूल्स होगा, है ना। मान लो यहाँ पर 20 टो है तो यहाँ पर 20 टो है, यहाँ पर 40 टो है तो यहाँ पर भी 40 टो है। तो ये कहानी बोला एवोगाड्रोस ने। जैसे इसका एग्जाम्पल वही देंगे, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड का बात करें तो भी ये वैलिड हो जाएगा। देखो जैसे मैं हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 मॉलिक्यूल होता है, तो मिल के बना 2HCl बना। वॉल्यूम अगर हम इक्वल रख देते हैं, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, तो भाई 2 वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। ये गेल-ऊसक भाई ने बोला, गेल-ऊसक, ठीक है। चलो अब बर्जिलियस ने बोला, बर्जिलियस का छोड़ो बात, इसका है ना, एवोगाड्रोस, अगर यहाँ पर n मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल का बात होगा, n मॉलिक्यूल्स, तो इसका भी n मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएगा, 2n मॉलिक्यूल्स बनाएगा, ठीक है। 2n मोल नहीं है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग ना, एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर इसका हाफ कर दे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल का हाफ करोगे तो एटम मिल जाएगा। अगर आप इसका हाफ कर देते हो, हाफ H2 कर देते हो और हाफ Cl2 कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो भाई HCl मिल जाएगा ना, एक HCl मिल जाएगा। यानी हाफ कर तो कोई दिक्कत नहीं है, हाफ करोगे तो H मिल जाएगा, हाफ करोगे तो Cl मिल जाएगा, दोनों मिलके HCl बना लिया, है ना, HCl आप मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये बोला कि अगर आप एटम की जगह पर मॉलिक्यूल ले जाओगे तो आपको सिंपल मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। आपको हाफ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एटम का हाफ लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये वैलिड हो गया भाई, डाल्टन थ्योरी के साथ मैच कर गया, यानी वैलिड हो गया, वैलिड फॉर डाल्टन्स थ्योरी, ठीक है। तो डाल्टन्स थ्योरी में कुछ दिक्कत नहीं आया, तो डाल्टन्स थ्योरी के साथ ये चला गया, ठीक है, चला गया मतलब उसके साथ साथ चला, ठीक है। आगे फर्दर बहुत सारा थ्योरी आएगा। देखो अब एवोगाड्रोस का कुछ एप्लीकेशन है, वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बस याद दिला देता हूं, अगर पढ़ें तो ठीक है, नहीं तो चलिए। तो एवोगाड्रोस का एप्लीकेशन है, तो पहले तो एवोगाड्रोस के अनुसार, तो एवोगाड्रोस तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, और गैस में आपका एटम्स नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स मिलेगा। तो ये एवोगाड्रोस के अनुसार कहानी है। अब उसका एप्लीकेशन देखें, उसका एप्लीकेशन किसका भाई, एवोगाड्रोस का। वैसे एवोगाड्रोस का नाम आप बहुत बार सुनोगे, आगे भी सुनोगे, आप जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब भी आपको सुनना पड़ेगा एवोगाड्रोस, है ना, एवोगाड्रो नंबर आएगा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, वो सब में। चलिए अब एप्लीकेशन, तो पहला तो हम एवोगाड्रोस के बाय द हेल्प ऑफ एवोगाड्रोस हम कोई भी मॉलिक्यूल का उसका एटोमिसिटी निकाल सकते हैं। मैं एटोमिसिटी बताया आपको। चलो पहले तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ध्यान सुनना, कैलकुलेशन ऑफ एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंटरी गैसेस। एलिमेंटरी मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल का, एलिमेंटरी गैसेस मतलब एक प्योर सब्सटेंस यानी एलिमेंट गैस का, मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है।
क्या समझ में आया कि एक सिंगल मॉलिक्यूल का उसका एटोमिसिटी निकाल सकते, मतलब पहले तो समझो एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है ना, ये सिंपल होता है भाई, नंबर ऑफ एटम्स होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट लिख दो, ठीक रहेगा, है ना, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, क्या समझ में आया कि एक सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल में जो आपका एलिमेंट है वहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितना है। जैसे एग्जांपल, एलिमेंटरी मतलब सेम होता है भाई, सेम, अगर आप सेम लोगे कोई के सेम, जैसे आपका हो गया O2 हो गया, है ना, O3 हो गया, ये सब। जैसे O2 का बात करें या फिर आप O3 हो गया, जैसे आपका H2 हो गया, ये सब गैस है और सिमिलर एटम्स है भाई, तो इसको हम एलिमेंटरी गैस बोलते हैं, है ना। सिंगल अगर एटम कॉम्बाइंड हुआ है, मतलब सेम एटम कॉम्बाइंड हुआ है, तो O2, O3, H2 ये सब। O2 यानी ऑक्सीजन का भाई नंबर ऑफ एटम 2 है तो 2 उसका एटोमिसिटी हो जाएगा, सिंपल होता है ये। अब O3 का 3 है, 3 हो जाएगा एटोमिसिटी, इसका 2 है, 2 हो जाएगा। Cl2 मान लो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कहानी आपका होता है एटोमिसिटी, ठीक है, ये सिंपल है। अब दूसरा एप्लीकेशन ये है कि हम मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन ये बोला कि आप रिलेशन निकाल सकते हो, ध्यान सुनना, रिलेशन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास तो हम नहीं पढ़े हैं, बस याद रख लो, आगे हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास के साथ मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेशन मॉलिक्यूलर मास, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी, इसको हम न्यूमेरिकल्स में अगर यूज करेंगे तो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपको तो पता नहीं है ना मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, तो हम बाद में करेंगे, चिंता मत करो, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत बनेगा तो भी बहुत कम बनेगा। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी का बीच का रिलेशन सिंपल बोलता है कि वेपर, ध्यान सुनना, वेपर डेंसिटी जो होता है बराबर होता है ना मॉलिक्यूलर मास बाई 2 के साथ बराबर होता है। अगर वेपर डेंसिटी निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास बाई 2 कर देना। इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहा जाता है, रिलेटिव डेंसिटी भी कहा जाता है और रिलेटिव वेपर डेंसिटी। तो अगर आप यहाँ पर अगर मॉलिक्यूलर मास पूछेगा, ध्यान सुना, अगर मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो क्या करोगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो भाई ये 2 फॉर्मूला को नोट डाउन कर ले, अगर कुछ बोर्ड में सवाल पूछ लिया तो करेंगे, अदरवाइज ये छोड़ देने से भी चलेगा। सवाल आएगा, देखेंगे बाद में आता है कि नहीं, ठीक है। तो क्यों नहीं पता, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आपको नहीं पता है, तो उसका कहानी पहले हम समझेंगे, ठीक है। क्लियर बात। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 2 करना, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास अगर निकालेंगे 2 इधर फेंक देंगे तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। कहानी समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, लेक्चर नंबर 6 में, ये तो 5 है, लेक्चर नंबर 6 में हम लेके आएंगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, फिर धीरे धीरे हम जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहे, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।